केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़े और हम लोग आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़े। इन दोनों ही चैप्टर्स में हम लोग ने ये पढ़ा है कि अप टू व्हिच एक्सटेंट द रिएक्शन प्रोसीड्स। हमें कुछ इनिशियल अमाउंट दिया जाता है रिएक्टेंट का, रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं या कोई एक रिएक्टेंट है, कोई माने कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स तो वो आपस में सर्टेन एक्सटेंट तक कंबाइन करते हैं और प्रोडक्ट में इक्विलिब्रियम पहुंचने तक कन्वर्ट होते हैं। कुछ ऐसे भी रिएक्शन होते हैं जिसमें केवल एक ही रिएक्टेंट होते हैं और रिएक्शन जब आगे की ओर जाता है तो वो एक से ज्यादा स्पीशीज में टूट जाता है। उसमें भी हमने केमिकल इक्विलिब्रियम और आयोनिक इक्विलिब्रियम में कैलकुलेट किया कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन हम लोग वहां से डिसाइड करते हैं। हमने कभी ये नहीं सोचा कि इतना रिएक्टेंट कंबाइन करके प्रोडक्ट में जा रहा है इक्विलिब्रियम को पहुंचने तक, ऐसा करने में कितना टाइम लगा होगा। या हम अक्सर जूनियर क्लासेस से ही सुनते आते हैं कि रिएक्टेंट ए कंबाइंस विथ बी टू गिव सी एंड डी, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि रिएक्टेंट ए का कितना अमाउंट कितना देर में कंबाइन करेगा और प्रोडक्ट का कितना अमाउंट कितना देर में बनेगा। टाइम के रेस्पेक्ट में जब हम देखें तो ये सब चीज हम नहीं देख पाते हैं, या कहें कि उस चैप्टर को हमने अभी तक पढ़ा ही नहीं। तो इन दिस चैप्टर we will mostly focused on the amount of reactant which undergoes reaction in a given interval of time। तो इसमें सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन से ही हमें स्टार्ट करना होता है। और हर चैप्टर में हम लोग देखते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री ही क्यों ना हो, हम लोग हर चैप्टर में देखते हैं शुरू में कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, सॉरी कुछ थ्योरीज रहते हैं, उस थ्योरी से कुछ बैकग्राउंड बनता है और उस बैकग्राउंड के बेसिस पे हम लोग कुछ और चीजें सीखते हैं और न्यूमेरिकल बनाने वगैरह हम लोग शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बेसिक्स को हम सीखेंगे। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बेसिक को हम लोग सीखेंगे। इसी का एक और नाम होता है वेलोसिटी और स्पीड ऑफ अ केमिकल velocity or speed of a chemical reaction
velocity or speed of a chemical reaction, ये चीज हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो जब रिएक्शन आपको आगे की ओर जाएगा तो ये कहते किसको है, तो इसका डेफिनेशन दिया जाता है rate of change of concentration rate of change of concentration with time। यही इसका डेफिनेशन होता है, rate of change of concentration with time। टाइम के साथ किसी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कैसे चेंज करता है, टाइम के साथ रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन विथ टाइम। कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने का रेट क्या होता है, इसी को कहते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन और वेलोसिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इसीलिए रेट को लिखा जा सकता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन एंड द टाइम इंटरवल इन विच द कॉन्सेंट्रेशन है चेंज्ड। तो इसका रेट लिखा जाएगा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, और ये चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन कितना में टाइम हुआ, इसका रेशियो को हम लोग रिएक्शन का रेट कहते हैं, ठीक है। अगर इसका यूनिट की बात करें तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन जो होता है ऊपर में उसका यूनिट होगा मोल पर लीटर और नीचे में इसका यूनिट हो जाएगा टाइम। इसी को लिखेंगे हम लोग मोल पर लीटर पर यूनिट टाइम, मोल पर लीटर पर यूनिट टाइम। लेकिन जब गैसेस रिएक्शन होता है, गैसेस रिएक्शन, गैसेस रिएक्शन उस रिएक्शन को कहते हैं जिसमें सारे रिएक्टेंट्स आपको गैस, सारे रिएक्टेंट्स और जो भी प्रोडक्ट्स बने वो सारे के सारे गैसियस फेज में हो, तो इसको हम लोग गैसियस रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको हम लोग, गैसियस रिएक्शन कहते हैं। तो गैसियस रिएक्शन के लिए अगर आपको गैसियस रिएक्शंस हो जिसमें गैस के अमाउंट को या तो आप कॉन्सेंट्रेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या आप प्रेशर से भी उसके अमाउंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर गैसियस रिएक्शन, if concentration of gases is expressed, concentration of gases is expressed in terms of pressure, कौन सा प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। For gaseous reaction, if concentration of gases is expressed in terms of pressure, जिसको हम पार्शियल प्रेशर भी कहते हैं, then in that case rate will be written as change in pressure by time interval, and in that case unit will be ATM per unit time or ATM per unit time। इस तरह से इसको हम लोग लिख सकते हैं।
ठीक है? अब आपको रिएक्शन जब हो रहा है, तो आगे की ओर होता है। रिएक्शन जब हो रहा है, तो वो आगे की ओर होता है और इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन हम ऐसे लिखेंगे कि वो हमेशा पॉजिटिव रहे। रेट ऑफ रिएक्शन is written so that it is always positive। रेट ऑफ रिएक्शन को हम ऐसे लिखेंगे कि ये हमको हमेशा पॉजिटिव रहे। मैं एक बार रिकैप करता हूँ। डेफिनेशन क्या है किसी रेट ऑफ रिएक्शन का? रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन विथ टाइम। रिएक्शन जाएगा तो अमाउंट रिएक्टेंट के कंज्यूम होंगे या प्रोडक्ट के आपको बनेंगे। इसके हिसाब से रिएक्शन का रेट आपको चेंज करना। टाइम का ऐसा यूनिट फिजिक्स में ज्यादातर चलता है बाबू। केमिस्ट्री में मिनट लगेगा, सेकंड, आवर्स, डे, ये सब अक्सर यूज होता रहता है। इसलिए केमिस्ट्री में ऐसा यूनिट उसका ज्यादा नहीं यूज होता है। यहाँ भी देखिए आप, प्रेशर का मैं ऐसा यूनिट नहीं यूज किया हूँ। प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है? पास्कल होता है। लेकिन मैं क्या यूज किया हूँ? एटीएम। ठीक है, तो केमिस्ट्री में थोड़ा आदत अलग है, इस हिसाब से इसको लिख के बताए हैं। ठीक है, तो अगर आपको रिएक्टेंट है तो वो कंज्यूम होगा तो उसका अमाउंट चेंज करेगा। तो इसके अमाउंट चेंज करने के रेट को ही हम लोग क्या कहते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन कहते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन और स्पीड ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इसको चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम दिखा सकते हैं। इस हिसाब से इसका यूनिट ये हो जाएगा। गैसेस रिएक्शन के लिए भी ये वैलिड है। अगर वहाँ मोल पर लीटर से अगर गैस के भी कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर जाए तो ये वैलिड है, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन कई बार गैसेस के अमाउंट को प्रेशर से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इन दैट केस दिस एक्सप्रेशन इज यूज्ड। ठीक है, एक और चीज, ज्यादातर केसेस में आपको केमिकल काइनेटिक्स में जो रिएक्शन मिलेंगे वो वन डायरेक्शनल होंगे। मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम की तरह रिवर्सिबल नेचर के नहीं होंगे, जहां फॉरवर्ड भी जाता है, बैकवर्ड भी आता है। ज्यादातर रिएक्शन केमिकल काइनेटिक्स में ऐसे नहीं होंगे। केमिकल काइनेटिक्स के ज्यादातर रिएक्शन वन डायरेक्शनल होते हैं। मतलब रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करेंगे और प्रोडक्ट में जाएंगे, लेकिन प्रोडक्ट्स आपस में कंबाइन करके रिएक्टेंट आपको लौट करके नहीं आते हैं। तो जब रिएक्टेंट कंबाइन करके प्रोडक्ट में जाते हैं तो ये रिएक्शन तो आगे की ओर गया, रिएक्शन मतलब प्रोसीड किया, और इसलिए मैथमेटिकली रेट ऑफ रिएक्शन को हमेशा पॉजिटिव लिखा जाता है। मैथमेटिकली रेट ऑफ रिएक्शन को हमेशा क्या लिखा जाता है? पॉजिटिव लिखा जाता है। इसको आप इस तरीके से लिखें ताकि ये आपको हमेशा एक पॉजिटिव की तरह दिखाई देते रहे। ठीक है, आगे हमें सीखना है टाइप्स ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, कोई भी रिएक्शन आप ले सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कोई रिएक्टेंट ए है और वो आपको प्रोडक्ट बी में जा रहा है। कोई रिएक्टेंट ए है, कोई रिएक्टेंट ए है और वो आपको प्रोडक्ट बी में जा रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पर रेट 3 तरह का डिफाइन होते हैं। सबसे पहला जो रेट होता है, उसका नाम है एवरेज रेट। क्या नाम है इसका? एवरेज रेट। एवरेज का मतलब होता है कि कभी रिएक्टेंट 1 सेकंड में ज़्यादा प्रोडक्ट में जाएगा, कभी रिएक्टेंट 1 सेकंड में कम आपको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो एक गिवन टाइम इंटरवल में इसको हम देखते हैं, ठीक है? तो एवरेज रेट होता है टोटल total change in concentration by total time taken. Total change in concentration by total time taken. टोटल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन एक टाइम इंटरवल में इसी को डेल सी लिखा जाता है और इसी को डेल टी लिखा जाता है। अगर आप रिएक्टेंट के टर्म में इसको लिखने जाएंगे तो रिएक्टेंट समय के साथ आपको क्या हो रहा है? घट रहा है। रिएक्टेंट समय के साथ आपको क्या हो रहा है? घट रहा है। तो आप लिखेंगे माइनस डेल ऑफ ए बाई डेल टी और प्रोडक्ट का टर्म में लिखने जाएंगे तो डेल्टा बी बाई डेल्टा टी इसको लिखेंगे। ऐसे इसको हम लिखने जाते हैं। देखिए आप यहाँ समय के साथ रिएक्टेंट क्या हुआ? घटा। समय के साथ क्या हुआ? घटा। तो मान लीजिए फॉर रिएक्टेंट ए T1 टाइम पर मान लीजिए कि ये A1 है और T2 टाइम पर ये A2 है, ठीक है? तो रेट क्या हो जाएगा? रेट लिखेंगे del change in concentration of A2 minus A1 by del T। फाइनल मैंने इनिशियल किए हैं del T। del T आपको क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1। इसको जब आप आगे बढ़ाते हैं तो A1 माइनस A2 हो रिएक्टेंट है ये, रिएक्टेंट तो समय के साथ रिएक्टेंट कम होता है, यानी कि आपको A1 शुरू में ज़्यादा होगा और रिएक्शन जब जाते जाएगा तो A का अमाउंट घटते-घटते A2 हो गया। तो A1 से छोटा A2 होगा, तो इसका मतलब है A1 जो बड़ा है में से A2 जो छोटा है, उसको घटा अगर लेंगे तो पॉजिटिव आएगा और इसीलिए आप यहाँ देख सकते हैं A1 बड़ा में से छोटा को घटाएँ, बड़ा में से छोटा को घटाएँ, क्या आ जाएगा? आपका पॉजिटिव। ये रेट पॉजिटिव क्यों आया? क्योंकि हमने पहले एक माइनस साइन लगा दिया है। अगर ये माइनस साइन हमने नहीं लगाया होता, तो ये नेगेटिव आ गया होता, यानी रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव होता। इसी चीज़ को मैं बता रहा था थोड़ी देर पहले कि रिएक्शन का रेट आप ऐसे लिखें कि वो हमेशा पॉजिटिव आता है, ठीक है? बाकी ये तो समझ में आ ही गया होगा। समय के साथ बी आपको बन रहा है, यानी बी तो बढ़ेगा, यानी चेंज इन बी कंसंट्रेशन पॉजिटिव होगा और टाइम भी बढ़ेगा, इसलिए ये भी पॉजिटिव होगा और यहाँ पर माइनस साइन वगैरह देने की आवश्यकता नहीं है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एवरेज रेट कहते हैं। इसको ग्राफ में हम कैसे निकालेंगे? ग्राफ में हम कैसे निकालेंगे? मान लो कॉन्सेंट्रेशन ए का हमें दिया गया है। मान लो कॉन्सेंट्रेशन ए का हमें दिया गया है और इस एक्सिस पर टाइम को लिया गया। रिएक्शन कुछ ऐसे हुआ, कुछ हुआ होगा, ठीक है? क्या क्वेश्चन पूछे हैं आप? क्वेश्चन है
सर, इज रिएक्टेंट कंप्लीटली चेंज्ड इनटू प्रोडक्ट? यस। अगर आपको रिवर्सिबल रिएक्शन होता है तो उसमें केमिकल इक्विलिब्रियम मिल जाता है, और हम लोग मोस्टली इस चैप्टर में इरिवर्सिबल रिएक्शन को पढ़ेंगे। और मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्या होगा कि रिएक्टेंट आपको कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। रिएक्टेंट आपको कंप्लीटली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट में आपको कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस हिसाब से हम ग्राफ, इसमें ग्राफ का क्वेश्चन बहुत आता है और हम सीखेंगे भी इस चैप्टर में बहुत सारा ग्राफ। तो इसमें ये कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट का, और ये आपको टाइम बीतने के साथ रिएक्टेंट कंज्यूम होगा। तो रिएक्टेंट जब कंज्यूम होगा तो उसका ग्राफ नीचे की ओर आएगा। ठीक है, इस तरह से हमको आता है। ठीक है, तो हमें ये सीखना है कि एवरेज रेट इस ग्राफ से कैसे निकालें। तो मान लेते हैं कि ये हमारा T1 टाइम, मान लेते हैं कि ये हमारा T1 टाइम और ये मेरा T2 टाइम। T1 टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन कितना है? कुमार पूछे हैं कि क्या केवल एक्सपोनेंशियल ग्राफ होगा? द आंसर इज नो। ये मैं एक जनरल ग्राफ लिया हूं जिसका कोई नेचर फिक्स नहीं। नेचर जब हम लोग मोर स्पेसिफिकली जब हम फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर ये सब पढ़ेंगे, जीरो ऑर्डर, तब जाकर के ग्राफ का एग्जैक्ट नेचर आएगा। अभी हम लोग ग्राफ का मैंने ऐसे ही कुछ मैंने कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का रिएक्शन जाने से घटता है तो डिक्रीजिंग नेचर का मैं ऐसे ही ले लिया, ये स्पेसिफिक नेचर का नहीं। यस, रिएक्टेंट घटेगा इसलिए डिक्रीजिंग नेचर का मैं ले लिया। ये T1 टाइम पर है, इस समय कॉन्सेंट्रेशन आपका A1 है, और ये T2 टाइम है और इस समय कॉन्सेंट्रेशन आपको A2 है। T1 टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, A1 है, और T2 टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन कम है, A2। तो एवरेज जो आपका होता है, एवरेज रेट, वो आपको यहां से आता है। यही आपको एवरेज रेट का स्लोप देता है। इसका जो स्लोप होता है, क्या इसका होता है? स्लोप। यही स्लोप मुझे इस रिएक्शन का एवरेज रेट होता है। आप मैथमेटिकली भी देख सकते हैं, ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा? ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर अगर ये थीटा लेते हैं तो टाइन थीटा कितना हो जाएगा? टाइन थीटा A1 माइनस A2, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, बाय T1 माइनस T2 माइनस T1। यही चीज यहाँ पर आपको मैग्नीट्यूड में लिखा हुआ है। ठीक है, यही आपका स्लोप होगा। तो एवरेज रेट आपको जब भी निकालना हो, कोई भी दो टाइम आपको ग्राफ एग्जाम में दिया जाएगा और रिएक्शन का एवरेज रेट आपसे पूछा जा सकता है, आप क्या करेंगे? जो टाइम इंटरवल आपको दिया जाएगा उसको आप ऊपर की ओर आगे बढ़ाएंगे, दो पॉइंट्स लेंगे, उनको आप आगे बढ़ाएंगे, इन दोनों पॉइंट्स को आप नोट करेंगे और बड़ा में से छोटा घटा दीजिए, यहाँ भी बड़ा में से छोटा घटा, आपको रेट आपको आ जाएगा। बढ़ेंगे। एक आपको होता है इंस्टेंटेनियस रेट, एक और क्या होता है आपको? इंस्टेंटेनियस रेट होता है। एक और आपको क्या होता है? इंस्टेंटेनियस रेट होता है।
इंस्टेंटेनियस रेट किसको कहते हैं? तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर क्या होगा? जैसे आप इस ग्राफ को देखिए, ठीक है? क्या इसका जो स्लोप यहाँ पर है, क्या का वही स्लोप यहाँ पर भी है? क्या वही स्लोप आपका यहाँ भी है? देख लीजिए टेंजेंट खींच के। यहाँ पर टेंजेंट ये है, यहाँ पर टेंजेंट ये है, यहाँ पर टेंजेंट ये है। सभी जगह आपको टेंजेंट का स्लोप चेंज कर रहा है। सभी जगह आपको टेंजेंट का क्या चेंज कर रहा है? स्लोप चेंज कर रहा है। सभी जगह आपको टेंजेंट का स्लोप चेंज कर रहा है। तो हर जगह रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर आपको डिफरेंट होगा। तो इसी को हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट कहते हैं। रेट ऑफ chemical reaction at any instant. Rate of chemical reaction at any instant is called instantaneous rate. Is called instantaneous rate. ये इक्वल होता है dc बाई dt। आप जानते हैं कि कर्व पर कहीं पर भी स्लोप निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं? अगर ये कॉन्सेंट्रेशन का एक्सिस है और ये टाइम का एक्सिस है, तो d ऑफ d बाई dt ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, d बाई dt ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अगर आपको रिएक्टेंट का टर्म में लिखना है तो माइनस d बाई dt ऑफ a लिखाएगा, और अगर आपको प्रोडक्ट का टर्म में लिखना है तो d बाई dt ऑफ b लिखा जाएगा। ठीक है? इंस्टेंटेनियस, किसी भी इंस्टेंट पर का जो स्लोप होता है उसी को इंस्टेंटेनियस रेट कहते हैं। इन जनरल डीसी बाई dt लिखते हैं, लेकिन इसको ऐसे लिखा जाना चाहिए ताकि ये पॉजिटिव हो। जैसे इस कर्व को देखिए आप, ये कर्व का स्लोप नेगेटिव है। ये देखिए dA बाई dt जब निकालने जाएंगे इसमें, C इन जनरल लिखा जाता है, हम लोग A लेकर चले इसलिए A लिखते हैं। तो dA बाई dt जब लिखने जाएंगे आप जनरल, तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव स्लोप है, देख लीजिए कर्व का, तो एक माइनस साइन पहले लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ऐसा क्योंकि क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन आगे न जा रहा है। तो आप कोई ऐसा चीज लिखिए मैथ में जो आगे बढ़ने को इंडिकेट करता हो, जो पॉजिटिव हो। मैथमेटिकली जब कोई चीज पॉजिटिव लिखते हैं ना, तो उसका मतलब होता है कि ये आगे जा रहा है। रेट की अगर बात करें तो, और बी का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ तो इंक्रीज ही कर रहा है, इसीलिए इसका आपको बी के रेस्पेक्ट में आपको पॉजिटिव लिया जाए। ठीक है? एक और रेट होता है इनिशियल रेट। इनिशियल रेट, इनिशियल रेट आप ऐसे कह सकते हैं, जैसे इनिशियल मतलब शुरुआती। मान लो ये रिएक्शन है, ठीक है? तो t इज इक्वल टू 0 पर, t इज इक्वल टू 0 ये टाइम है, ये कॉन्सेंट्रेशन है। t इज इक्वल टू 0 आपको कहाँ होगा? यहाँ आपको t इज इक्वल टू 0 होगा।
यहां पर आप स्लोप खींच दीजिए, सॉरी टेंजेंट खींच दीजिए, ठीक है। इसी का जो स्लोप होता है, इसी को कहा जाता है इनिशियल रेट। क्या कहा जाता है इसको? इनिशियल रेट कहा जाता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसको डीसी बाई dt, मतलब इंस्टेंटेनियस रेट एट t इज इक्वल टू 0। इंस्टेंटेनियस रेट एट t इज इक्वल टू 0, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इनिशियल रेट कहते हैं। तो माइनस डी ए बाई डी टी एट टी इज इक्वल टू 0 निकाल दीजिएगा, आपको आ जाएगा। हमको क्वेश्चन इस पर कैसा आएगा? या तो हमें ग्राफ बनाकर दिया जाएगा और उस ग्राफ में हम इस पॉइंट पर अप्रोक्सीमेट एक टेंजेंट खींचते हैं। तो टेंजेंट जब हम इसको खींचेंगे तो मुझे ये वाला पार्ट मालूम हो जाएगा, मैंने लेंथ इसका मालूम हो जाएगा, और इस वाले पार्ट का भी लेंथ मुझे मालूम हो जाएगा। तो क्या मैं स्लोप का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए दिस बाय दिस नहीं कर सकता हूं? टाइम थीटा दिस बाय दिस निकाल लेंगे हम स्लोप। इंस्टेंटेनियस रेट अगर ग्राफ से निकालना हो, मान लो इस टाइम पर निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे? तो हम इस पॉइंट पर एक अप्रोक्सीमेट अपने मन से टेंजेंट खींचेंगे, ठीक है। यहाँ पर कितना लेंथ पे कट किया है हमको पता है, और यहाँ पर कितना लेंथ पे कट किया है हमें पता है। तो दिस बाय दिस कर देंगे, हमको आ जाएगा आंसर। वाई कंपोनेंट बाई एक्स कंपोनेंट कर दीजिएगा, आ जाएगा। यहाँ पर भी वाई कंपोनेंट बाई एक्स कंपोनेंट कर दीजिएगा, आपको आ जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ अगर आपको दिया और ग्राफ से आपको अगर रीड करने हो तो आप इसी तरीके से रीड कर सकते हैं। तो धीरे धीरे हम लोग शुरू भी कर लिए और आगे भी जा रहे हैं। अब हमें आगे सीखना होता है यहाँ रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन रिएक्शन रेट्स of different species. Relation between reaction rates of different species. जैसे बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है ये। जैसे मैं एक जनरल रिएक्शन लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल N2 गैस है 3H2 गैस से कंबाइन करके 2NH3 गैस हमें दे रहा है। N2 गैस है 3H2 गैस, 3 हाइड्रोजन गैस से कंबाइन करके आपको 2 अमोनिया गैस दे रहा है। N2 गैस हमें 3 मोल हाइड्रोजन गैस से कंबाइन करके 2 मोल अमोनिया गैस दे रहा है। अगर मैं इस क्वेश्चन में पूछूं कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ N2 क्या है, अगर मैं पूछूं रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ N2 क्या है, तो हम सिंपली मैथमेटिक्स को यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे d बाई टी टी ऑफ N2। देखो तो कोई दिक्कत है? इसका रिएक्शन जाने का रेट क्या है? तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, d ऑफ N2 बाई dt। किसी को दिक्कत है इसमें? मैथमेटिक्स इसी को कहते हैं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये रिएक्टेंट है,
तो रिएक्टेंट तो कंज्यूम होता है। रिएक्टेंट क्या होता है आपका? कंज्यूम होता है। रिएक्टेंट क्या होगा आपको? कंज्यूम होगा। तो इसलिए यहाँ पर आपको एक माइनस साइन देना होगा। क्या देना होगा आपको? एक माइनस साइन आपको देना होगा। इसी तरह से रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा? तो हाइड्रोजन भी रिएक्टेंट है, लिखेंगे माइनस डी बाई डी टी ऑफ हाइड्रोजन एंड rate of formation of अमोनिया क्या होगा? तो रेट ऑफ फॉर्मेशन बन रहा है, यानी कि हम लिखेंगे डी बाई डी टी ऑफ NH3। क्या लिखेंगे हम लोग? डी बाई डी टी डी बाई डी टी ऑफ अमोनिया हम लिखेंगे, डी बाई डी टी ऑफ अमोनिया लिखेंगे। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा? डी एन टू बाई डी टी। रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा? डी एच टू बाई डी टी। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया क्या होगा? डी बाई डी टी ऑफ अमोनिया। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि ये रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन है, ये रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन है, ये रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अमोनिया है। अगर मैं ये क्वेश्चन पूछ दूं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, जैसे ये एक एज ए होल एक रिएक्शन है, तो मैं अगर केवल ये क्वेश्चन पूछ दूं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है और कुछ नहीं लिखा हुआ है, सिंपली लिखा हुआ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ये तो है नाइट्रोजन के कंजप्शन का रेट, ये क्या है? हाइड्रोजन के कंजप्शन का रेट, और ये क्या है? अमोनिया के कंजप्शन का रेट है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन केवल क्या हो? कोई कहेगा कि हाँ एक रिएक्शन जा रहा है, हाँ रिएक्शन जा रहा है, तो इस रिएक्शन का रेट क्या है ना? यह बातें अलग अलग है। कहेगा क्या? अच्छा नाइट्रोजन किस रेट से रिएक्शन जा रहा है, कहेगा हाइड्रोजन किस रेट से रिएक्शन जाएगा, अच्छा अमोनिया किस रेट से बन रहा है, तो वो ये सब है। लेकिन अगर हमें कोई ये कह दे कि अच्छा रिएक्शन किस रेट से जा रहा है, तो मुझे किसी का नाम नहीं लिया गया, तो मुझे जब किसी का नाम नहीं लिया गया तो मैं ये वाला बताऊं, ये वाला बताऊं कि ये वाला बताऊं? मैं कौन सा बताऊं? मैं ये बताऊं, ये बताऊं, ये बताऊं, कौन सा बताऊं? क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं, इस केस में आप देख सकते हैं कि जितना टाइम